Morning about the student. Today we shall read the chapter 16 in the history. The name of this chapter is Delhi Sultanate. Delhi became an important city in the 12th century. First became the capital of a kingdom under the Tomars. They were later defeated by the Chauhan. In 1192, when Prithviraj Chauhan was defeated by Muhammad Ghori, the control passed on to his general Qutbuddin Aibak as Ghori returning to Ghor, leaving his Indian territories in charge of his trusted slave. Between 1194 and 1206, Qutbuddin Aibak and other Turkish generals conquered the Ganga, Yamuna, Doab, Aligarh, Kalingar, Bihar and Bengal. आज हम लोग दिल्ली सल्तनत के बारे में पढ़ेंगे। दिल्ली एक महत्वपूर्ण महानगर 12वीं शताब्दी में बना। सबसे पहले यह तोमार के अंदर में एक साम्राज्य की राजधानी हुआ करता था। 1192 में जब पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गोरी के द्वारा हराया गया तो तुर्क का सेनापति कुतुबुद्दीन ऐबक था, जो घोर से रिटर्न होने के बाद उसी के नियंत्रण में चला गया। लिविंग हिज इंडियन टेरिटोरीज इन चार्ज हिज ट्रस्टेड स्लेव। गोरी जो है अपने भारतीय टेरिटोरीज को छोड़कर वह एक अपने विश्वासी स्लेव का इंचार्ज बनाकर वह वापस चला गया। 1194 से लेकर 1206 ईस्वी के बीच में कुतुबुद्दीन ऐबक और अन्य तुर्की सेनापति जो थे, इस बीच में गंगा, यमुना, डोब, अलीगढ़, कलिंगा, बिहार और बंगाल को जीत। The transformation of Delhi into a capital controlling vast areas in the subcontinent began with the formation of Delhi Sultanate in the beginning of 13th century. There were 5 dynasties that together made the Delhi Sultanate. दिल्ली को राजधानी में स्थानांतरण करने के पीछे बहुत सा कारण था। बहुत विशाल एरिया था जिसको वहाँ से नियंत्रण किया जाता था। 13वीं शताब्दी के शुरुआत में दिल्ली सल्तनत का फाउंडेशन किया गया था। लगभग 5 वंशज जो थे साथ मिलकर दिल्ली सल्तनत 5 डायनास्टी शासन किया था, जिसमें पहला नाम आता है स्लेव डायनास्टी। स्लेव डायनास्टी का सबसे फर्स्ट रूलर का नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक बता चुके इसके पहले कि वह मोहम्मद गोरी का एक ट्रस्ट स्लेव था। गोरी के मौत के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक जो है एक स्वतंत्र शासक के रूप में शासन करना शुरू किया। उसने भारत में मोहम्मद गोरी के द्वारा जीते गए जितने भी टेरिटोरीज थे उस पर शासन किया। He was a kind-hearted and a generous sultan. वह एक दयालु और generous सुल्तान था। He looked after the welfare of his people. वह अपने लोगों के देख-रेख कल्याण के बारे में सोचता था। He had keen interest in building and started the construction of Qutub Minar in Delhi. वह भवन में रुचि रखता था और इसका एग्जाम्पल हम लोगों को दिल्ली में कुतुब मीनार के कंस्ट्रक्शन से भी मिलता है और उसी का स्टार्ट किया हुआ था। 1210 में कुतुबुद्दीन ऐबक जो है मर गया। पोलो खेल खेलने के समय वो अपने घोड़े से गिर गया। उसके बाद वह बीमार पड़ा। बीमार पड़ने के बाद घायल हुआ, फिर वह एक्सपायर हो गया। उसके बाद दूसरा उसका आता है 1211 से लेकर 1236 तक। कुतुबुद्दीन ऐबक जो था 1206 से लेकर 1210 तक शासन किया। कुतुबुद्दीन was succeeded by his slave and son-in-law Iltutmish. He faced many problems but dealt with them as strongly. He created his rivals and defeated Qutbuddin as sons to occupy the throne. He firmly suppressed the rebellion within the empire. He strengthened the Delhi Sultanate and expanding his empire up to Bengal in the east and Sindh
in the west. कुतुबुद्दीन ऐबक जो था अपना गुलाम और दामाद इल्तुतमिश को इस शासन पर बैठाया। वह कई ऐसे समस्या का सामना किया। वह कुर्सी के लिए कुतुबुद्दीन ऐबक के बेटे को मरवाया। फिर उसने पश्चिम एशिया पूर्व में बंगाल तक अपने साम्राज्य का विस्तार किया। इल्तुतमिश जो था एक शक्तिशाली तुर्किश नॉवेल को समूह को ऑर्गेनाइज किया जिसका नाम था चालीसा, जिसमें 40 तरह के लोग थे और उसका काम था अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त करना। इसके अलावा सल्तनत के करेंसी को भी उसने ऑर्गेनाइज किया था। उसने लैंड को ग्रांट में दिया था जिसको उस समय इक्ताज कहा जाता था। अपने सेना के सदस्य को वह अपने क्षेत्र से लैंड टैक्स एकत्र करता था जिसका अधिकार दिया था। He also protected the northwest boundary against possible Mongol invasion. इसके अलावा वह मंगोल आक्रमणकारियों के विरुद्ध उत्तरी पश्चिमी बाउंड्री को रक्षा किया। He completed the construction of the Qutub Minar which was started by his father-in-law. उसके ससुर के द्वारा स्टार्ट किया गया कुतुब मीनार का कंस्ट्रक्शन उसने पूरा किया। इल्तुतमिश के कई पुत्र थे लेकिन कोई उस लायक नहीं थे जो सल्तनत पर शासन कर सके। इसलिए उसने अपनी बेटी रजिया को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया। रुकुद्दीन फिरोज शाह, the nobles were unhappy that Iltutmish throned a woman as their ruler. So after Iltutmish's death, his son Rukuddin Firoz Shah was placed on the throne, but he was not a good ruler and spent time enjoying himself. There was confusion in Delhi and lawlessness prevailed. Rajia gathered the support of the people and after 7 months of his reign, Rukuddin was murdered in November 1236. Rajia succeeded him to the throne. देखिए क्या शमसुद्दीन इल्तुतमिश का बेटा का नाम था रुकुद्दीन फिरोज और नॉवेल खुश नहीं थे। इल्तुतमिश जो है एक औरत को एक शासक के रूप में सिंहासन पर बैठाया। उसके मृत्यु के बाद उसका बेटा रुकुद्दीन फिरोज शाह को सिंहासन पर आसीन किया गया, किंतु वह एक अच्छा शासक नहीं होने के कारण वह अधिकतर समय एंजॉय में बिताता था। दिल्ली में कंफ्यूजन था, लॉलेसनेस था, कानून व्यवस्था चरमरा चुकी थी। उसके बाद रजिया जो थी लोगों का सपोर्ट गैदरेट किया और ठीक उसके 7 महीने शासन करने के बाद 1236 नवंबर महीना था जिसमें रुकुद्दीन का मर्डर हो गया और रजिया जो है दिल्ली की सिंहासन पर काबिज हो गया। Rajia was the first Muslim woman to have ascended the throne. She threw off her female attire and the veil, put on a coat and a cap and ruled like a king. रजिया पहली ऐसी मुस्लिम महिला शासक थी जिसने सिंहासन पर आसीन। उसने अपने फीमेल अटायर यानी कि फॉर्मल ड्रेस को धारण की। फॉर्मल ड्रेस और भेल एक प्रकार का नकाब होता है जिसको उसने छोड़ दिया। उसकी जगह पर उसने कोट और कैप लगाकर एक राजा की तरह शासन करना शुरू किया। She hunted and led the army in the wars. She successfully established law and order in her kingdom. She was a wise, just and generous ruler, but her reign was short and full of problems. The novels, especially the Chalisa, could not bear to take orders from a woman. She tried to cut their power, but they did not like Rajia taking decision without consulting them. They conspired against her and killed her in a battle just outside Delhi.
रजिया सुल्तान अपने साम्राज्य में लॉ और ऑर्डर को, कानून व्यवस्था को स्थापित करने के लिए पूरी तरह जोड़ती। वह एक ज्ञानी थी, न्यायप्रिय थी, जेनरस शासक थी, किंतु उसके शासन बहुत कम समय तक चल सका क्योंकि उसके साथ बहुत सारी समस्याएं थी। नॉवल जो थे 40 साल, वे उसके ऑर्डर को नहीं मानते थे क्योंकि वह एक महिला थी। उसने हमेशा उनके पावर को नियंत्रण में रखा, जिसके चलते ये लोग रजिया सुल्तान के डिसीजन को मानते नहीं थे क्योंकि वह उनसे राय के लिए बिना ही डिसीजन सुनाती थी। ये लोग क्या कि उसके विरुद्ध एक प्रकार का साजिश रचे और दिल्ली के बाहर एक लड़ाई में उससे जान से मार। उसके बाद आया पीरियड 1240 एंड 1266। रजिया की मृत्यु के बाद कई ऐसे राजा गद्दी पर बैठे किंतु कोई all proved to be weak and incapable for handling such a huge empire. Among them, Nasruddin Mahmud, another son of Iltutmish, ruled the longest from 1246 to 1266. But he was puppet in the hand of the powerful nobles. रजिया की मृत्यु के बाद कई राजा जो सिंहासन में बैठे लेकिन सभी के सभी कमजोर थे, कोई उस विशाल साम्राज्य को हैंडल करने के लिए लायक नहीं था। उसी बीच नसरुद्दीन मोहम्मद जो था इल्तुतमिश का दूसरा बेटा था, वह लंबे समय तक शासन किया, 20 वर्ष तक, लेकिन ही वाज पुपेट इन द हैंड ऑफ द पावरफुल नोबल। उस शक्तिशाली नोबल के वह भी हाथ की कठपुतली था। थैंक यू।